हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका खूब खूब स्वागत है आपके अपने इस शानदार यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर। और आज की ये जो वीडियो है वो अपनी अंतिम वीडियो होने वाली है एनसीईआरटी सेलेक्ट मोटम सीरीज की, जिसके अंदर हम आज की क्लास में अपना जो एक लास्ट टॉपिक बचा है डी एंड एफ ब्लॉक, इसको हम बिल्कुल अच्छे से खत्म करेंगे। अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़े, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कंसेप्चुअल चैप्टर थे, यहां आपको कंसेप्ट आना जरूरी था एनसीईआरटी की लाइनें समझने से ज्यादा। ठीक है, तो अपन ने पूरे कंसेप्ट पढ़े, पर डी एंड एफ ब्लॉक ऐसा है जहां से सीधी एनसीईआरटी की जो लाइंस है उन लाइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां अपन को एनसीईआरटी की लाइनों के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी की जिन लाइनों से उठाए गए हैं उन एक एक लाइन को अपन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और मैं आपके दिमाग में सेट करके जाऊंगा सारी लाइनें और उनके सारे कंसेप्ट। और नाम डी एंड एफ ब्लॉक होना नहीं चाहिए दोस्त, क्योंकि एफ ब्लॉक जो है वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद डी ब्लॉक की भी बात करें तो जो कंपाउंड है डी ब्लॉक के, जैसे K2Cr2O7, KMnO4, ये जो कंपाउंड है वो भी आपके यहां से हट चुके हैं और नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज भी हट चुके हैं। पर प्रॉपर्टीज तो अपन को आनी चाहिए, तभी तो अपन ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के कंपाउंड और एफ ब्लॉक, इन दो चीजों को अपन छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चनों को अपन कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्र क्या है, आइए। और एक बार मैं पेन अपना जो है पूरा हथियार वो सेट कर लूं, फिर शुरू करते हैं। चलिए भाई, पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल, ऑन द ग्राउंड स्टेट, ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नहीं है। तो ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, आप ध्यान रखना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं? तो इसकी 2 शर्तें हैं भाई। पहला, इसकी ग्राउंड स्टेट या फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी ग्राउंड स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डी ऑर्बिट जो है वो खाली होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक मतलब उसमें स्पेस होना चाहिए, बिल्कुल पूरा भरा हुआ फुल फील्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी पहली शर्त है। और एक शर्त कि वो डी ब्लॉक में तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मेन जो शर्त है वो ये है कि उसकी ग्राउंड स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उसका डी ऑर्बिटल जो है उसमें जगह होनी चाहिए। तो स्कैंडियम जो है, आप अगर लिखना चाहें क्या स्कैंडियम, मैं लिखूंगा कि भाई स्कैंडियम को अगर मैं स्कैंडियम लिखता हूं तो एटॉमिक नंबर है 21। भाई ये तो याद होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से 30 तक तो याद होने चाहिए। 21 है स्कैंडियम। अगर इसका मैं विन्यास लिखूं तो अपन लिखते हैं 4s2, अंदर वाला नहीं लिख रहा हूं मैं, 4s2 3d1। तो डी में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है और खाली भी है, दोनों शर्तें पूरी हो रही है। तो स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। वही मैं बात करता हूं किसकी, जिंक की। तो जिंक में क्या है, जिंक के अंदर आता है एटॉमिक नंबर 30 मतलब 4s2 एंड 3d10, 4s2 3d10। अब अगर मैं बात करूं सर जिंक की, तो ये इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन, ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में डी में इलेक्ट्रॉन तो है पर खाली नहीं है सर। ठीक है, तो गलत हो गया। पर अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सर, तो डी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे कि Zn+2 को देखिए सर, आपने क्या बोला, किसी में भी हो तो चलेगा। देखो मैं बोल रहा हूं या तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी नॉर्मल, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिट खाली होना चाहिए या फिर ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिट खाली होना चाहिए। दोनों में से किसी में भी हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में गिना जाएगा। Zn+2, अगर Zn+2 का विन्यास लिखो तो 4s03d10। हमेशा ध्यान रखना S से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले निकलता है। तो क्या अभी भी D तो जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, क्या अभी भी अपनी शर्त पूरी कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? नहीं होगा। क्या स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। अब एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ देते। ऑन द बेसिस ऑफ इनकंप्लीट फील्ड 3 ऑर्बिटल इन केस ऑफ स्कैंडियम एटम इन ग्राउंड स्टेट इट इज रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इसकी ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ये खाली होता है डी ऑर्बिट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकंप्लीट फील्ड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ऑन द अदर हैंड जिंक एटम एज ए कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। दूसरा छोर की बात करें अपन जिंक की, तो वहां डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। इसलिए कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों स्टेट में होता है। हेंस इट इज नॉट रिगार्डेड टू ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन है वो आप ध्यान रखें। और टॉपिक जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, इससे आप कोई भी एलिमेंट ट्रांजिशन है या नहीं वो निकाल सकते हैं। अगली चीज, अगला क्वेश्चन, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे।
जो भी चीज अनपेयर्ड होगी वो पेयर बनाने की कोशिश करेगी। तुम में से कई सारे लोग सिंगल होंगे, ठीक है, जिनको बड़ी इच्छा होती होगी अपनी पेयर बनाने की, कि मुझे मेरा कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, मुझे कोई मेरे बॉयफ्रेंड मिल जाए और मैं उसके साथ पेयर बनाकर एक बहुत बढ़िया जिंदगी जीऊं, ऐसा मन होता होगा तुम्हारा। तो हर अनपेयर्ड आदमी की एक ही चाह होती है कि मुझे कोई ना कोई पेयर बनाने वाला मिल जाए मेरे साथ। तो वही डी ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की भी चाह होती है। तो डी ब्लॉक की एटोमाइजेशन एनर्जी बाकी सब लोगों से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब लोगों से ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि डी जो ऑर्बिट है उसके अंदर 5 कक्षा है और 5 और 5 में अक्सर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। आप किसी की भी बात करो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सीआर की, क्रोमियम की, तो क्रोमियम तो भाई एस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है, डी में भी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है। तो इसके पास तो भरपूर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एटोमाइजेशन एनर्जी एक ही चीज पे डिपेंड करती है, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर अकेला आदमी चाहता है कि मुझे कोई साथी मिल जाए मेरा, जिससे मेरा जीवन बढ़िया चलता रहे, पर चलता नहीं है जीवन में मिलने के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि वेरियस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताता है? तो एक और चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी वेरिएबिलिटी होगी वो भी डिपेंड करेगा किस पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। पूरा डी ब्लॉक जो है वो एक ही चीज पे चलता है, किस पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के खेल पे। तो जो अपना स्कैंडियम भाई साहब है, जो अपना स्कैंडियम भाई साहब है, वो स्कैंडियम के पास तो इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही अनपेयर्ड होता है, वही पेयर्ड होता है, वो तो अकेला है, उसका तो एक ही आदमी है। तो वो जो है वो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। सबसे ज्यादा कौन बताएगा? ये क्रोमियम मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा बताएंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे डी ब्लॉक में आप स्कैंडियम से जिंक की ओर जाएंगे तो यहां से यहां तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी वेरिएबिलिटी बढ़ती है, और यहां से यहां बीच से कम, यहां बीच में क्रोमियम मैग्नीज आ गया, और वहां से वहां जाने पर वापस ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी कम होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, वाई Cr+2 इज रिड्यूसिंग एंड Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल दिया? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई। क्या सवाल है समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है, नीट में आने लायक, चांद सितारे लगाने लायक सवाल है। क्या है? Cr+2 जो है सर, वो उसका अगर मैं विन्यास लिखना चाहूं तो n छोड़ो यार, s लिख देता हूं सीधा, S0 और D4, ठीक है। वहीं अगर मैं लिखना चाहूं किसका? मैग्नीज का, Mn+3 का, तो मैग्नीज में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका 24 होता है क्रमांक, इसका 25 होता है, तो इसके भी 2 डी में से निकल गए, सॉरी 2 एस में से निकल गए, एक डी में से निकल गया, तो S0 D4, दोनों का विन्यास D4 है सर। फिर भी ये क्रोमियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और वहीं ये मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रोमियम क्यों रिड्यूसिंग है। समझना, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग का मतलब कि अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है। देखो, रिड्यूसिंग का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन और त्यागना। तो ये क्रोमियम जो है वो इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागना चाहता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन और त्यागना चाहता है, इसीलिए तो उसको रिड्यूसिंग बोल रहे हैं। और मैग्नीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागना, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो क्रोमियम भाई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, मैग्नीज भाई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यही अपन को पूछा था। समझना भाई, क्रोमियम के पास अभी है 4 इलेक्ट्रॉन, पर देखो पहले मैग्नीज का समझते हैं। मैग्नीज के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 जो है वो 5 में बदल जाए तो क्या डी जो है, जो डी ऑर्बिट है अपना, उसमें क्या ऐसा विन्यास हो जाएगा? यस सर। और ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड बोलते हैं। और अगर हाफ फील्ड बोलते हैं बॉस, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि ये जो है वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेके आ जाएगा। जो भी हाफ फील्ड है वो सब एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। पर वहीं सर हम किसकी बात करें? क्रोमियम की। तो क्रोमियम को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भी D5 बन जाएगा, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। नहीं भाई, इसने तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन करता है क्रोमियम जुगाड़, वो भी बहुत मुश्किल से करता है, एस के चुरा के करता है। क्रोमियम का मैं बता रहा हूं तुमको, देखो एक्चुअल 24 नंबर होते हैं, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, NS2 और NP4 ऐसा होना चाहिए। पर ऑलरेडी ये इस एस के इलेक्ट्रॉन चुरा कर हाफ फील्ड करने के लिए क्या कर लेता पता है? इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इस एक इलेक्ट्रॉन को चुरा कर इधर पर कर क्रोमियम का विन्यास ये ना होकर इसका विन्यास क्या होता है पता है? NS1 और NP5। तो ऑलरेडी ये तो चुराने पे चुरा हुआ है, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इससे इसको क्या फायदा सर? भाई जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर D3 विन्यास बनाता है, तो ये D3 नहीं, याद करो केमिकल बॉन्डिंग, जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां अपन ने T2G और EG पढ़ा था। तो जैसे ये क्रोमियम
एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो T2G के 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भर जाते हैं। जो T2G होता है उसका हाफ फील्ड पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? T2G का हाफ फील्ड पूरा हो जाता है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागकर D3 में जाने की कोशिश करता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्रोमियम रिड्यूसिंग होता है, मैग्नीज जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की लाइनों को भी पढ़ लेते हैं। क्रोमियम इज ए, काला कलर ले लेते हैं। क्रोमियम इज रिड्यूसिंग एज कॉन्फिगरेशन चेंज फ्रॉम D4 टू D3, द लेटर हैविंग हाफ फील्ड T2G लेवल। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द चेंज फ्रॉम मैग्नीज +3 टू +2 रिजल्ट इन हाफ फील्ड D5 कॉन्फिगरेशन। तो यहां D5 बनता है, यहां पर T2G बनता है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, आप ही पूरा समझा देते हो, कोई बात नहीं। आइए अब पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग की पावर ये क्यों होगी, तो ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो होती है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। बोला है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। ये अब कैसे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है। ऑक्सीजन के अपन क्या मानते हैं -2, तो मैं यहां निकालना सिखाता हूं तुमको, VO2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो देखो V की अपन को निकालनी है वेनेडियम की, तो वेनेडियम की X मान ली, 2 ऑक्सीजन है, एक की -2 होती है, तो 2 की कितनी हो जाएगी -4, इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऊपर कितना है +1 है, तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो वेनेडियम की +5 हो गई। दूसरा यहां एग्जांपल दे रखा है Cr2O7-2, कैसे निकालेंगे, क्रोमियम का X मान लेते हैं, 2 क्रोमियम है तो 2X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 होती है, पर 7 ऑक्सीजन है तो कितनी हो जाएगी -14, ठीक है, इक्वल्स टू -2, तो 2X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 12, तो X इक्वल्स टू कितना आ गया +6 आ गया, ठीक है। तीसरा पूछा है क्या, मैग्नीज MnO4-, तो मैग्नीज की X होती है, ऑक्सीजन की -8 हो गई और आगे -1 दे रखा है, तो X इक्वल्स टू क्या हो गया +7। तो एक तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आनी चाहिए सबकी, ये अपन इस क्वेश्चन से सीखे, ठीक है, तो वो अपन को आ गई। यहां पूछा है, अब यहां पूछा है कि ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, तो फिर आंसर क्या है वो देख लो, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस। तो नॉट इंपॉर्टेंट, बट अपन को ये चीज आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली कैसे जाती है। अगले की ओर चलते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल E0 वैल्यू आर दिस, सबकी E0 की वैल्यू दे रखी है, एक्सप्लेन व्हाई इररेगुलर अबव वैल्यू। अब बोला कि E0 की वैल्यू इनरेगुलर क्यों है, तो E0 की जो वैल्यू है, E0 की जो वैल्यू 2 चीजों पे डिपेंड करती है। किन किन 2 चीजों पे, पहला होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं यार क्या बोल सकते हैं इसको, मैं देख लेता हूं एक बार, मैं हिंदी में मेरे को याद आ रहा है, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, सबमिशन एंथैल्पी, ठीक है। तो 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं, सबमिशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, और सबमिशन एनर्जी किसी को भी सॉलिड या ग्राउंड स्टेट से एक गैसियस या फिर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको सबमिशन एनर्जी कहते हैं। तो क्यों ई जो है, क्वेश्चन में पूछा है कि ई जो है वो क्यों वेरिएबल होती है, तो असर्शन रीजन आ सकता है आपका। असर्शन रीजन क्या आता है कि डी ब्लॉक वालों की डेल्टा ई जो होती है, E0 जो होती है वो वेरिएबल होती है। रीजन क्यों वेरिएबल होती है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डी ब्लॉक में बार बार बदलती है। डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत वेरिएबल होती है, और उसका मेन कारण यही है, सब स्टेबल होना चाहते हैं। क्रोमियम को अभी आपने देखा, एक एस का चुरा के डी में ले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप और आगे देखेंगे, जिंक के पहले कौन आता है, हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो कॉपर भी यही काम करता है। तो हर व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 दोनों बहुत वेरिएबल होती है। इसी कारण क्या होता है, डेल्टा ई बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। वहीं यहां लिखा है द ई ऑफ m+2 से m वैल्यूज नॉट रेगुलर विच बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द इनरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उनमें इनरेगुलर वेरिएशन होते हैं, एंड आल्सो द सबमिशन एंथैल्पी विच आर रिलेटिवली मच लेस और मैग्नीज एंड वेनेडियम, ठीक है। तो ये जो लाइनें लिखी है वो आपको ध्यान रखनी है, और क्यों वेरिएबल होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना, why E0 value for manganese Mn+3 plus Mn2 couple which are more positive than this and this। Mn+3 और Mn+2 की मोर पॉजिटिव क्यों होती है, समझना भाई। मैग्नीज+3 मैग्नीज+2 ये लिखा है, इसका क्या मतलब है ये समझना। इसका मतलब है कि Mn+3 को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, Mn+2 में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो सुनना, Mn+3 के पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो कितना इलेक्ट्रॉन है,
Mn+3 के पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो Mn+3 के पास बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है सर 4, और Mn+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 5। तो क्या कहती है एनसीईआरटी? मच लार्जर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn where required a change from D5 to D4 is mainly responsible for this. The also explain why 3+ oxidation is a little important. तो ऐसा क्यों होता है समझना, ये जो D5 विन्यास जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और इसको जब आप 4 में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपको लगेगी उतना ज्यादा जो डेल्टा ई है वो पॉजिटिव होता जाएगा। तो यही रीजन है, ध्यान रखना इसको भी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो था। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन। अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लो तुम, ये याद रख लेना, म्यू इक्वल्स टू रूट एन ब्रैकेट n+1। एन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अपन को ये फॉर्मूले से कभी सॉल्व नहीं करना है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 1 पॉइंट में कुछ आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट में कुछ आएगा। जैसे कि बोला कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन एटॉमिक नंबर 25। एक आदमी है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, जरूर वो मैग्नीज होगा सर, जरूर वो मैग्नीज होगा, जिसके ऊपर +2 चार्ज ऐसा बोला है, तो इसका कैलकुलेट करो। तो मैग्नीज +2 यानी कि डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, तो जरूर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 5 पॉइंट में कुछ आएगा, तो वही आता है देखो 5.9। तो आप कैलकुलेट करना चाहते इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, पर मेरी ट्रिक से आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है मामला? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। What is meant by disproportionation of oxidation state and given the example? तो याद रखना ये एनसीईआरटी की लाइन, क्या होता है disproportionation oxidation state? When a particular oxidation state become less stable relative to other oxidation state, one lower and one higher, it is said to undergoes disproportionation. Disproportionation एक रिएक्शन होती है जो अपन 8, 9, 10 में पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि एक कंपाउंड है वही एक दूसरे में भी बदल रहा है और वही एक दूसरे में भी बदल रहा है, एक ही कंपाउंड 2 अलग अलग भागों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां वही थोड़ा सा मतलब आता है कि एक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि अपने आसपास वाले दोनों से कम स्टेबल है, तो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया पर ध्यान रखना। नेम ए नंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन एज अ लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड। तो हट ही गए तो क्यों पढ़ना है अपन को, आगे बढ़ते हैं। इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। सिल्वर एटम हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल D10 इन ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कहते हैं जिसकी या तो ग्राउंड में फुल फील्ड डी ऑर्बिट ना हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो। तो सिल्वर का ग्राउंड में तो फुल फील्ड होता है डी, बट जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम +2 लेते हैं तब उसका फुल फील्ड नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट। वाई? तो हमने देखा था सर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जिंक के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, D10 होता है, 10 और 10 पेयर बना लेते हैं, तो उसकी एटोमाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। बट एनसीईआरटी की लाइन भी अपन पढ़ेंगे, डी एंड डेफ ब्लॉक में कंसेप्ट कम है, एनसीईआरटी की लाइन आपको ज्यादा समझनी है। क्या है देखना, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ जिंक। कोई डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। While in all other metal of D series, electron from the d orbital are always involved in the formation of metallic bond. In general, greater the number of valence electron, stronger the resultant bonding. Since the enthalpy of atomization is an important factor determining the standard electrode potential of metal, ठीक है, metal with a very high enthalpy of atomization, very high boiling point, tend to be noble in their reaction, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ये क्या क्या चीजें यहां लिखी गई है वो, बाकी जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। Which of the third series of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why? तो क्यों करता है? ध्यान रखना, मैग्नीज जो है वो बीचों बीच आता है। मैंने आपको बताया था मैग्नीज तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी बढ़ती है फिर कम होती है। और क्यों करता है? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और क्या लिखा है? द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज, हमेशा मिडल ऑफ द सीरीज में होता है। और मैग्नीज फॉर एग्जांपल एग्जिबिट ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 2 to 7। तो ये भी आप ध्यान रखना कितने ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रेजोनेबल स्टेबिलिटी करस्पॉन्डिंग इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द s एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ये नॉट इंपॉर्टेंट, पर ये दोनों लाइन आप एनसीईआरटी की ध्यान रखें। आगे देखना,
डेल्टा ई ऑफ m+2m वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन ऑफ दिस? तो सेम अपन किसके लिए कर चुके अभी से पहले, मैग्नीज के लिए कर चुके, कॉपर के लिए आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी की जो लाइन यहां दे रखी है वो आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इनरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड इन ए सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? तो मैंने यही बोला, हर आदमी स्टेबल होना चाहता है, तो सबकी अलग अलग होती है। क्रोमियम की देखो, मैं जैसे कि मैग्नीज की बात करूं, ठीक है, मैं मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज में S2D, चलो मैग्नीज नहीं, क्रोमियम की बात करते हैं अपन। किसकी? क्रोमियम की। क्रोमियम क्या होता है विन्यास NS1 और N-1D5, ठीक है, S1D5 होता है। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी, वेरी लो, वेरी लो। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ये S से निकाल देते हो तो इसके पास तो D5 हाफ फील्ड विन्यास आ जाएगा, तो फिर इसका विन्यास हो जाएगा S0 और D5, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। वहीं अब जब आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा होगी, वेरी हाई होगी। क्यों वेरी हाई? क्योंकि D नहीं चाहेगा कभी कि मैं D4 में कन्वर्ट हो जाऊं। तो यही कारण है इनके पास कि बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में, क्योंकि हर व्यक्ति स्टेबल रहना चाहता है। तो यहाँ एनसीईआरटी की एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है, देखना, इनरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन मेनी एट्रीब्यूटेड वेरिंग डिग्री आर स्टेबिलिटी फॉर डिफरेंट फॉर 3D कॉन्फ़िगरेशन। तो सबके लिए अलग अलग होती है, ये बात बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी में लिखी गई है। नेक्स्ट देखना, व्हाई द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इन ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया ये, कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई रहती है वो हमेशा कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोराइड के साथ ही क्यों बनाते हैं? तो दो कारण है मेनली, देखना, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बहुत कम साइज होती है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। हमेशा आप ध्यान रखना, जिन डी ब्लॉक वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो हमेशा अपने कंपाउंड किसके साथ? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनाएंगे, क्योंकि इनकी साइज छोटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसके बाद क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is demonstrated in the oxides. The highest oxidation number in the oxide coincide with the group number and attend SCCl2 Mn2O7। तो यहाँ +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के साथ आती है। बियॉन्ड ग्रुप 7 ऑन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन Fe2O3। तो ये इनके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। वहीं आप बात करें फ्लोराइड की, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड द फ्लोरीन, द हाईएस्ट मैग्नीज फ्लोराइड MF4। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो और ज्यादा बनाते हैं, फ्लोराइड कम बनाते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 या Fe+2? तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करना। अगर वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद ऑक्सीडाइज होगा। देखना, मेरी बात सुनना, मैं आपको पूरा समझाता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम रहता है, क्या वर्क रहता है? सर, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क रहता है कि दूसरों को रिड्यूस करना है। क्या? दूसरों को रिड्यूस करना। और अगर दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो खुद का क्या होता है? खुद का ऑक्सीडेशन होता है। खुद का ऑक्सीडेशन होता है। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन कब होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से? ऑक्सीडेशन कब होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से? तो हमेशा सर ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने से। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन कब होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये पूछा है। तो देखना, जब भी हम Cr+2 की बात करें, Cr+2 यानी कि D4, तो जब भी आप D4 को D3 में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी अपन ने पढ़ा था ये T2G में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ये तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वहीं आप बात करें किसकी? Fe की, तो Fe+2 की, तो Fe+2 यानी कि D6। तो D6 को अगर आप D5 में बदलना चाहते हैं, ये पॉसिबल, क्या ये बहुत आसानी से हो जाएगा या नहीं होगा? D6 को अगर आप D5 में बदलना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि D5 भी क्या है? बहुत ही स्टेबल है। तो अब एनसीईआरटी क्या कहती है? Cr2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। रीजन, D4 से D2 अकर इन केस ऑफ Cr+2 एंड Cr+3 एंड D6 टू D5 अकर इन केस ऑफ, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग अच्छे एजेंट है, पर Cr2 और ज्यादा है। इन मीडियम लाइक वाटर D3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5। तो ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अपन ये सोचेंगे कि D5 जो है वो हाफ पीरियड है तो ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं। जब पुनर्विन्यास होकर T2G बनता है तो T2G होता है वो और ज्यादा स्टेबल होता है D5 से, इसी कारण क्रोमियम ज्यादा होता है। स्टार लगा लीजिए, ये सवाल नीट में आ सकता है, एज इट इज आ सकता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सवाल।
कैलकुलेट द स्पिन, ये पढ़ चुके अपन, कोई नई बात नहीं है इसमें, ये उसका सॉल्यूशन दे रखा है। एक्सप्लेन व्हाई Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, क्यों स्टेबल नहीं होता है? Cu प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगोज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि Cu प्लस स्टेबल क्यों नहीं रहता है? तो Cu प्लस जो रहता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है और उससे क्या बनाता है? Cu प्लस 2 और Cu, क्योंकि ये दोनों जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं Cu प्लस के कंपैरिजन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, आप ध्यान रखें। एक्टेनोइड तो अपन को पढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 महीने पहले लिखना सिखाएंगे आपको, तो क्या करोगे नीट में? नहीं लिखना है। व्हाई आर Mn+2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe+2 टुवर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट टू देयर +3। तो क्यों ऐसा होता है? तो ये सब चीजें जो है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों होता है? तो देखना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अटेन्ड बाय लॉस ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही वो 4x का लॉस करेंगे, ठीक है, क्या होगा? सिंस द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन +2 स्टेज आर आल्सो इंक्रीज, टाइटेनियम मैग्नीज आर स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो जैसे ही वो डी का लॉस करेंगे, s का लॉस करेंगे, डी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, इसीलिए वो +2 ज्यादा दिखाते हैं। तो ध्यान रखना कौन से फर्स्ट सीरीज वाले कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली अच्छे से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना कौन सी दिखाते हैं? पहली दिखाते हैं, और वो पहली कौन सी है भाई? कौन सी है? +2। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट सीरीज? नॉट इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें कोई काम की नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो नहीं आ सकते, जो आ सकते वो पढ़ लिया है। व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विद द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर? नॉट इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा नहीं पूछेगा कौन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकता है। नेम द ऑक्सोमेटल आयन ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द ग्रुप नंबर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखना। तो यहां पर अपन बात करें क्रोमेट की, तो ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है, तो नहीं कर पाएगा। वहीं एक क्रोमेट कर पाएगा, ठीक है। दूसरा पैरामैग्नेट तो ये वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि कंपाउंड हट चुके हैं, फिर भी आप देख लेना, ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है। कंपाउंड सर हट चुके हैं, ये कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन हट गया है, नहीं आएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बाकी उनका रीजन क्या होता है मैं समझा चुका हूं तुमको। इन व्हाट वे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट? क्यों डिफरेंट होता है वो तुमको पता है। पहले एक S में भरा जाता है, फिर D में भरा जाता है, निकलता भी पहले S से है और बीच में D ब्लॉक वाला आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय द लेंथेनॉइड्स? लेंथेनॉइड तो हट गया है, पढ़ना ही नहीं है। आगे, एक्सप्लेन गिविंग रीजन ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ द अदर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n प्रेजेंट रहते हैं। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर हाई, यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉलो कलर्ड कंपाउंड, यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, यस। तो ये सारी लाइन सही और सभी के ऊपर असर्शन रीजन आ सकता है, सबका रीजन मैं आपको समझा चुका हूं। तो सारी एनसीईआरटी की लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्या लिखा है? दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विच शो फिगर, ये पढ़ चुके अपन, हाई एंथैल्पी क्यों होती है वो, ठीक है। और उनका ये ग्राफ भी दे रखा है, देख लेना एनसीईआरटी से, सेम चीज है ये। तो भाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है वो एक आप ये पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ लेना कैटालिस्ट प्रॉपर्टी क्यों होती है। व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड? व्हाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल? इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड when small atom of hydrogen, carbon and hydrogen trapped inside the lattice of D block का आकार बहुत बड़ा होता है, वो लैटिस बनाता है, जब उसमें छोटे एटम फंस जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कोई समझने की चीज नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन मेटल? नॉट इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हट चुका है। डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हट चुका है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हट चुका है। द लेबोरेटरी ऑफ मैग्नीज, ये भी हट चुका है, ये भी हट चुका है। जो हट गया उनको नहीं पढ़ना है भाई। प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन? कौन कौन से कलर्ड होंगे? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सब कैसे होंगे? कलर्ड आयन होंगे। टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3, Cu+, सब में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दोज एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज।
पढ़ चुके हैं ये भी अपन। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड, एक्टिनोइड हट गया है, एक्टिनोइड हट गया, इसको पढ़ना ही नहीं है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, क्या है, ऑफ द D4 स्पीसीज Cr प्लस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अपन पढ़ चुके हैं ये, एंड मैग्नीज इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जांपल में देखा था सेम क्वेश्चन। कोबाल्ट इज ए स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इज इजीली ऑक्सीडाइज, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट इज ए स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की जो लाइन है उसको आप बिल्कुल ध्यान रखें, ऐसा होता है, ठीक है। द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयंस, D1 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आयंस के अंदर अनस्टेबल होता है, ठीक है। और इनका रीजन जो वो देख रखा है कि कोबाल्ट इज ए स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स रिएजेंट इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO+3 Al2, थर्ड हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ कोबाल्ट इज हाई बट द हायर अमाउंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी CSF हाईएस्ट होती है, इस कारण वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये असर्शन रीजन आ सकता है, इसको भी ध्यान रखिए। द आयन ऑफ D1 configuration tend to lose one more electron to give stable configuration, also the hydration of lattice energy is more scientifically removed, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें भाई। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्रपोजिशन अपन पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। विच मेटल इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, पढ़ चुके हैं ये भी अपन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंपल। गिव एग्जांपल एंड सजेस्ट द रीजन ऑफ फॉलोइंग फीचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। The lowest oxide of transition metal is a basic and the highest is amphoteric and acidic, तो ध्यान रखना जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, एसिडिसिटी जो है, एसिड का नेचर जो है वो बढ़ता जाता है। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो एसिडिक, जिनकी कम वो क्या होंगे, बेसिक। तो ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपना छूट रहा था जिसको आप ध्यान रखें, ठीक है। जिनकी ज्यादा वो एसिडिक, जिनकी कम वो बेसिक। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई अगला, इंडिकेट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, नहीं आएगा, हटा देता हूं मैं, क्रॉस लगा रहा वो नहीं आएगा, ये तो नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, F ब्लॉक के तो हट ही गए पूरे, एक्टेनोइड केमिस्ट्री पूरी हट गई है। विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज ऑफ एक्टेनोइड, नहीं आएगा एक्टिनोइड। देखो बहुत ज्यादा F ब्लॉक के भी क्वेश्चन है पर F ब्लॉक नहीं आएगा। लेंथेनोइड फिर नहीं आएगा, लेंथेनोइड एक्टिनोइड नहीं आएंगे भैया, ध्यान रखना, मत पढ़ना इनके पीछे फालतू मेहनत मत करना, ठीक है। बाकी ये सब तो अपन पढ़ ही चुके हैं। अपन PYQ की ओर चलते हैं, अपन ने सारे कंसेप्ट कवर कर लिया, अब अपन से PYQ बनते हैं या नहीं वो चेक करते हैं। कहां है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये रहे, ठीक है। आधे जैसा कि आप जानते हैं मैं करूंगा, आधे आप खुद करेंगे। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रीम ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो बिल्कुल सही है। डायमैग्नेटिक मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, पैरामैग्नेटिक मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फेरोमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr+2 आयन इज द सेम ऑफ द नंबर ऑफ आयन इज Nd+3 आयन, क्या ये दोनों बातें सही है? एक का एटॉमिक नंबर 24 दिया है, एक का 60 दिया है, क्या दोनों बात सही है या नहीं, बताइए। तो ये जो Nd+3 आयन है वो किस में आता है, उसके अंदर आता है F कॉन्फ़िगरेशन है, F सीरीज के अंदर आता है। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, आपको याद होना चाहिए क्या, इसका नॉर्मल जो एटॉमिक विन्यास जो है, आयनिक विन्यास जो है वो याद होना चाहिए। इसके अंदर D3 होता है, वहीं इसके अंदर तो क्या होता है D4। नीट 2025 में पूछा था, ये तो गलत है ये सही है, तो बोल सकते हैं अपन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं भाई, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, किन किन के लिए सेम होगा, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम उनमें सेम होगा। तो देखते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम+3 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। क्या देखो टाइटेनियम+3 मतलब देखो स्कैंडियम टाइटेनियम, तो D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 S में होंगे, और उसमें से 3 निकाल दिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, ठीक है। क्रोमियम+2 तो N=4 आएगा, ये तो भाई निकालना आना चाहिए। मैग्नीज+2 N=5 आएगा। Fe+2 मतलब N= कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो 4 आएगा। स्कैंडियम+3 तो N=0 आएगा। तो क्रोमियम और आयरन दोनों में सेम है। बी एंड डी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए भाई, ये तो आने चाहिए। फिर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बोथ CONH3 एंड F कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल, तो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कर चुके हैं। नेक्स्ट,
द ई नॉट वैल्यू फॉर Mn+3 एंड Mn कपल इज मोर पॉजिटिव देन, देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन जो आया था वो यहां आया है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जब भी D4 से D4 कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं इसलिए ऐसा होता है। और इस बात को ध्यान रखना, +3 यानी कि D4 और +2 यानी कि D5, तो +4 से जब आप +4 में जाते हैं इसीलिए क्या होती है, मोर पॉजिटिव होती है। ये सेम एग्जांपल अपन कर चुके थे और वही यहां आया। द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड नहीं आएगा, हट गया। डिस्क्राइब द प्रिपेरेशन ऑफ मोर सोल्ट, मोर सोल्ट भी हट गया, नहीं आएगा। द बिहेवियर ऑफ सेरेनियम Z equals to 62 is very much like यूरोपियम since both element are क्या exhibit +2 and +3 oxidation state, this विन्यास, ये हट गया। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड नहीं आएगा भाई, पहले आते थे ये। मैच कीजिए भाई, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी क्या होगी, तो अब अच्छे से जानते हैं मैग्नीज की सबसे ज्यादा होगी, तो C को 1 के साथ मिला लीजिए, C को 1 के साथ 2 ऑप्शन है, 2 हटा लीजिए, ठीक है। दूसरी इसकी +2 भी हो जाएगी। उसके बाद आयरन की नॉर्मली +2 तो होती है, क्या +3 पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है, क्योंकि +3 पे जाने पर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत आसानी से चली जाएगी। तो ए जो होगा वो 2 के साथ मिला हुआ आना चाहिए, ऐसा ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4- हट गया, ये नहीं आएगा। Which of the following pair of ion will have the same spin only magnetic moment? फिर यही पूछा कि किस किस का सेम होगा। जिंक +2 तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, टेक्नीशियम +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं हो सकता। क्रोमियम +2 4 इलेक्ट्रॉन है, आयरन +2 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है। Ti में 1 है, Cu +2 में कितने हैं, 1 है, ये भी हो सकता है। वेनेडियम +2 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तो 3 है, और कॉपर प्लस में 1 निकल गया तो 0 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है अपना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे भाई, आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द आयन एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना, तो कौन अपने से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने पर ज्यादा स्टेबल होगा? तो ध्यान रखना, लेंथेनॉइड की +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जब भी ये +4 से +3 में जाएंगे तो ज्यादा होंगे। हट गया पर फिर भी पढ़ा दिया मैंने, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, लेंथेनॉइड नहीं आएगा, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड हट चुके। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, क्यों होती है? तो ध्यान रखना ये क्यों होती है, हाइड्रेशन एनर्जी के कारण होती है, ये अपन पढ़ चुके थे पहले, ठीक है। सब चीजें जो पढ़ी है वही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सपेक्ट स्कैंडियम मोर ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, मोर एमो ऑक्साइड विच आर आयनिक, तो बिल्कुल सही है। स्कैंडियम केवल एक बनाता है, ठीक है, स्कैंडियम केवल एक बनाता है, तो सही है ये। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेंड SCO2 एंड MnO6, तो मैग्नीज जो होता है उसमें तो होता ही होता है, ठीक है, तो सही है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O6 V2O5, तो यहां से यहां जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, बेसिक कैसे बढ़ेंगे, तो सी गलत है। D2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव, ये अब अपन को नहीं पता, सॉल्ट वाला चलो इसको छोड़ दे, बाकी अपन ऑप्शन सॉल्व करने से आता है या नहीं देखते हैं। CrO इज बेसिक बट Cr2O7 इज एम्फोटेरिक, सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है। जिसकी कम ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होता है, बेसिक होता है, और जिसकी ज्यादा वो एसिडिक या एम्फोटेरिक होता है। तो जहां भी एक तो सी अपना सही है, तो सी आ रहा है, ऐसा ढूंढो, ये आ रहा है, तो बी और डी, तो बी तो पक्का सही है भाई, बी तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना सही हो जाएगा। अगला सवाल असर्शन रीजन क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड आर लोअर देन द अर्ली एंथैल्पी, नहीं आएगा, हट गया है। नेक्स्ट असर्शन रीजन, ये वही है, नहीं दूसरा ये भाई, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर स्मॉल वेरिएशन अकर, क्या बोल रखा है कि यहां से यहां जाने पर बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, सही है, बट थोड़े से वेरिएशन पाए जाते हैं, तो सही है भाई स्टेटमेंट। दूसरा देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज विच अकम्प्लाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर इनर डी ऑर्बिटल, तो ये भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, दोनों सही है। 22 का क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्रोमियम +2 इज ऑक्सीडाइजिंग और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, ये अपन पढ़ चुके पहले। स्कैंडियम +3 कंपाउंड आर रिपल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, रिपल करेंगे, क्यों रिपल करेंगे? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों सही है।
तो बोथ स्टेटमेंट, नहीं स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है भाई, उल्टा लिखा है यहां पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, तो ये गलत है, तो पहला ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? 2021 में पूछा है, जर्कोनियम एंड हाफनियम आर सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, बिल्कुल सही है, अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। क्यों सेम होती है? क्यों होती है भाई? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, डी ब्लॉक में भी आता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में, पर ध्यान रखिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट है? लेंथेनोइड और गुड कंडक्टर नहीं पढ़ना है लेंथेनोइड। 2020, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम आर ट्रैप्ड इनसाइड अ क्रिस्टल मेटल, सही है बिल्कुल। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड आर नॉट सेम, दोनों में सेम है या नहीं है? तो देख लेते हैं अपन, इसमें हो गई 4 उधर गया तो 0, नॉट सेम, तो बिल्कुल सही है, सेम नहीं है। Cr+2D4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर। देखो 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 भाई, तो Cr+2 और इन दोनों में सेम नहीं है तो गलत है ये तो स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन एज अ कैटालिटिक एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है अपना। क्या बात क्लियर है यहां तक? क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए 2020 के आगे, 2021 में आया फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? होमवर्क है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है अपन 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, जिसका सबस्ट्रेट जो है वहां से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी, एक की कम होगी, उसको अपन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म? कौन पैरामैग्नेटिज्म और डी ट्रांजिशन को बताएगा? तो ये अपना उसका या क्वेश्चन है कंपाउंड का, जो कि हट चुके हैं इसलिए नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इनसे बहुत सवाल आते थे पर क्या पता एनसीईआरटी वालों ने हटा दिए। ये तो तुम कर सकते हो, नहीं सब में एन निकालना है और अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेम द गैस दैट कैन रीडली डीकलराइज KMnO4, नहीं आएगा भाई, हट चुका है सब, पहले बहुत सवाल आते थे इनसे। HgCl2I2 both when dissolved in water containing I- ion the pair of species formed, कंपाउंड हट चुका है, नहीं आएगा। द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड भी हट चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास्ड फ्रॉम द एसिडिफाई, तो ये उसकी प्रिपेरेशन है K2Cr2O7 की, जो हट चुकी है, नहीं आएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड, नहीं आएगा। 2016 तक पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड, नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ये देख लो भाई, आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, तो H2 लिबर्ट होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ये फ्रॉम आयरन, नहीं, हाँ ये सही है, ठीक है, ध्यान रखना ये भाई, ये कुछ मिसिंग लाइन है जो मैंने आपको पढ़ा दी, ये तो नहीं आएगा लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना अपन जानते हैं, लगभग सब चीजें अपन ने कवर कर ली है दोस्त, ठीक है, सब चीजें अपन कवर कर चुके हैं। और डी एंड एफ ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, था बहुत बड़ा, पर उसमें से बहुत सारी चीजें हट चुकी है। तो अपनी जो इनऑर्गेनिक की 4 दिन की सेलेक्ट मोटम सीरीज थी वो यहीं खत्म होती है। जो जो काम की चीजें हैं, जो जो आ सकती है, जैसा कि सीरीज का नाम था सेलेक्ट मोटम, तो जो जो सेलेक्टेड चीजें आ सकती है वो पढ़ाई, और यकीन मानिए 80 से 90% पेपर इन्हीं चीजों में से आएगा। जिस दिन नीट का पेपर होगा आऊंगा मैं, बाकायदा खुद आऊंगा। फिजिक्स की जो सीरीज चली थी वहां फिजिक्स के कंसेप्ट और क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए और नीट के पेपर में जो आए वो लाके बताऊंगा कि क्या वास्तव में मैंने पढ़ाया उससे 100-120 नंबर का पेपर आया या नहीं। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा। क्या इनऑर्गेनिक में सेलेक्ट मोटम सीरीज पढ़ाई, इनऑर्गेनिक में 12 सवाल आए तो 12 में से 10 क्या मेरी सीरीज से आए या नहीं? बिल्कुल आएंगे मित्र, बताएंगे आपको जिस दिन नीट का पेपर होगा उस दिन, ठीक है। तो अपनी जो फिजिक्स की सीरीज थी वो भी अपन ने 7 दिन की निश्चित सीरीज खत्म की, 45 टॉपिक पढ़े। इनऑर्गेनिक की जो सीरीज थी 4 दिन की उसको भी खत्म की, और आपके सुधांशु भैया ने जो आपसे वादा किया था वो पूरा किया। ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री के अपन कोई पर्टिकुलर सीरीज तो नहीं ला पाएंगे, मतलब भैया क्या आप हमको ऑर्गेनिक और फिजिकल नहीं पढ़ाओगे? नहीं, कोशिश पूरी करेंगे कि आपको रिवाइज करवा पाए, पर ऐसा नहीं कि कोई सीरीज चल रही है रोज एक वीडियो आ रही है। बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है जब MBBS में आपको कॉलेज भी जाना हो, खुद भी पढ़ना हो, ये सब चीजें भी करनी हो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसमें। तो ये तो नहीं आ पाएगा कि कोई सीरीज आए, पर ऐसा वीडियो जरूर आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर कि एक दिन में एक 3-4 घंटे की वीडियो में सारी नेम रिएक्शन पढ़ा दी, एक घंटे की वीडियो में पूरे IUPAC नाम लिखना सिखा दिए, क्योंकि IUPAC से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आइसोमर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नेम रिएक्शन से 5-6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा ऐसा आपको कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में एक लेक्चर के अंदर आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दिया, हर फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन करवा दिया। एक कोई फिजिक्स की वीडियो लेके आ जाएंगे जिसके अंदर फिजिक्स के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करवा लेंगे।
ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री कोई वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को करवा लेंगे। तो ऐसी वीडियो आपको अगले 1 महीने तक इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़कर अब 1 महीने जा रहे हैं। इस टाइम पर मोटिवेशन, माइंड का जो पीस है वो बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसे बनाए रखना है उस रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलेंगी। ऑल इंडिया रैंक 1 अर्घ्यदीप आपको गाइड कर ही रहा है, तो मेरे से जितनी ज्यादा कोशिश हो पा रही है मैं उतनी कर रहा हूं आपको इस 1 महीने गाइड करने के लिए और आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। बस एक वादा करके जाना, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन इसी चैनल के किसी भी एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं आपके। मैं रोज रात को सोने से पहले हमेशा मेरे यूट्यूब के कमेंट पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं पता है? क्योंकि वो पढ़ के मुझे सुकून की नींद आती है। क्योंकि जब मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूं तो मेरे को लगता है कि वास्तव में इसका कुछ आउटपुट है या नहीं। और जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ता हूं कि यू आर दिस दिस दिस, आपने हमारे लिए ये किया, आपके कारण हमारा ये चेंज आया, तो बहुत ज्यादा खुश होता हूं। और नींद हमेशा व्यक्ति को खुशी खुशी के साथ लेनी चाहिए, ठीक है? तो मैं बहुत खुशी खुशी सोता हूं, तो मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं, ये बात ध्यान रखना। कुछ का रिप्लाई दे पाता हूं, कुछ का नहीं दे पाता हूं, बट हर कमेंट आपका पढ़ता हूं। तो जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन भी ऐसा ही कमेंट कर कर जाना कि आपने भैया हमारे जीवन में या फिर हमारी जो नीट की प्रिपरेशन में मदद की। मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी भी अपने सिलेक्शन का क्रेडिट मुझे दो। सिलेक्शन 95% व्यक्ति पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की। तो सिलेक्शन आपका आपकी मेहनत से ही होगा। पर जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन अगर आपके इस सिलेक्शन की जर्नी में मैं इतनू सा छोटा सा भी योगदान दे पाया तो एक आपका जो कमेंट है वो शायद मुझे बहुत दिनों का खुशी दे के जाएगी, ठीक है? तो बस ये कमेंट करना। आप लोगों की जितनी मदद मैं कर सकता हूं उतनी कर रहा हूं मैं इस चैनल के थ्रू। और अगर वास्तव में आपका सिलेक्शन होता है तो हम साथ मिलकर इसी चैनल पर आपका इंटरव्यू भी लेंगे। इस बात की आपसे प्रॉमिस मैं करके जाता हूं, ठीक है? तो बहुत बढ़िया मेहनत करते रहिए। जो अपनी 2 सीरीज थी वो दोनों सीरीज अपन ने खत्म की है बिल्कुल बाकायदा। जो आपसे वादा किया गया था वो गला सूख जाता है, सब चीजें होती है, पर बहुत मेहनत कर कर आपके लिए क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइनें ढूंढना आप खुद ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगी। पर एनसीईआरटी की लाइनें ढूंढना, इनके आंसर ढूंढना, इनको समझाने के लिए खुद पहले समझकर प्रैक्टिस करना, सब चीजें केवल आपके लिए मेहनत की गई थी। तो जो प्यार अब तक आप बताते आए हो, बहुत प्यार और सपोर्ट आपने बताया है इस 3-4 महीनों में। मुझे 3-4 महीने पहले यूट्यूब पे मेरे 4-5-7 हजार कुछ सब्सक्राइबर थे, पर वहां से ये 30,000 तक पहुंचना केवल 4 महीनों में बहुत बड़ी बात होती है भाई। मतलब 25,000 लोगों तक आप 25,000 लोगों तक पहुंचे, नहीं पहुंचे तो आप, मैं लाखों लोगों तक हूं क्योंकि मेरी वीडियोस पे टोटल लाखों में व्यूज है, ठीक है? तो पहुंचा तो मैं लाखों लोगों तक हूं, पर उसमें से 25,000 लोग ऐसे हैं जो पिछले 120 दिनों में मेरे से प्रभावित होकर मेरे साथ जुड़े हैं। आप किसी चैनल को कब सब्सक्राइब करते हो? जब वो चैनल या उसका जो चैनल चलाने वाला है वो आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ में इंपैक्ट डाले, आपको बेनिफिट दे। तो 25,000 लोगों की जिंदगी में सुधार पाया हूं पिछले 4 महीनों में इस चैनल के थ्रू। तो बहुत बहुत खुश हूं। आप, मेरी जो मेहनत है वो वास्तव में रंग ला रही है, ऐसा मुझे इस चैनल को देखकर लगता है। और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है वो तो अनबिलीवेबल है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतने सपोर्ट और इतना प्यार आप देंगे। और कहीं ना कहीं ये मेरे हार्डवर्क का एक लास्ट पे ऑफ है कि मैंने जो भी मेहनत की वो सब आपने बताया है, ठीक है? इन वीडियोस में, इन कमेंट के थ्रू, इन सब्सक्राइबर के थ्रू, इन लाइक्स के थ्रू। मैं कई बार दूसरे जितने भी क्रिएटर है, जो भैया दीदी है, जो एमबीबीएस में आपको गाइड कर रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन जाके पढ़ता हूं मैं। तो जितनी तारीफ होती है उससे कई 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 गुना ज्यादा क्या होती है? बुराइयां होती है, नफरत होती है, गालियां होती है। पर आपको शायद मेरे किसी सिंगल वीडियो में आपको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो सुधांशु एमबीबीएस चैनल खुला है वो कभी भी इस बात के लिए नहीं खुला है कि पैसा कमाना ये वो। मेरा हमेशा यही चीज रही है कि मैं क्वालिटी कंटेंट, जो काम की चीजें है वो आप तक डिलीवर कर पाऊं। और कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूं जितना पॉसिबल होता है, और कई बार ना के बराबर कॉस्ट में करवाता हूं। किसने सोचा था PYQ राइज जैसी बुक फिजिक्स की केवल 700 में मिलेगी, अगले साल 400 में भी मिलेगी। देखना, मैं बताऊंगा तुमको 400 में भी मिलेगी PYQ राइज। क्योंकि जैसे जैसे हम ज्यादा प्रिंट करवाएंगे हमारी कॉस्टिंग कम होगी। मैं आपसे क्यों पैसे लूंगा? अभी तो कॉस्टिंग ज्यादा थी क्योंकि प्रिंट हमने कम करवाई। अगले साल हमको पता है कितनी किताबें बिकेंगी। इस साल समय कम था, अगले साल ज्यादा समय रहेगा, और उस किताब का 100 गुना बड़ा वर्जन हम लेके आ रहे हैं, जो शायद आज तक इस इंडिया में किसी ने नहीं सोची होगी। ऐसी फिजिक्स की किताब मैं लेके आ रहा हूं। तो दिन रात मेहनत कर इन चीजों को बनाया है आपके लिए। तो इस चैनल का कभी मोटिव ये नहीं रहा पैसा कमाना। आप बाकी लोगों को गाली दो, बुरा बोलो, उसका मेन कारण है कि सब लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। पर यही है कि आप देखोगे इस चैनल पर आपको किसी भी फर्जी चीज का कभी प्रमोशन भी नहीं दिखेगा। एक सिंगल प्रमोशन की वीडियो आपको इस चैनल पर कभी, बहुत ही कम चांस है कि आपको दिख जाए। वो भी मैं वो करता हूं जो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, जो आपको वास्तव में बेनिफिट देगा, वो करता हूं। बाकी लोग आप देखोगे तो हर वीडियो में किसी न किसी चीज का, इसका उसका, इस कोचिंग का उस कोचिंग का प्रमोशन करता है। मैं नहीं करता हूं। आप देखोगे मेरी जीमेल जब खोल के देखोगे तो इतने मेल, इतने डीएम पड़े हुए हैं प्रमोशन के लिए, पर मैं कभी नहीं करता हूं क्योंकि इतनी फास्ट ग्रोथ है। ब्रांड्स भी जानती है, बहुत लोग आके जुड़ रहे हैं, तो करना चाहिए इनको प्रमोशन। वो अप्रोच भी करते, पर मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या मुझे पैसा नहीं कमाना? नहीं,
ठीक है। मैं हकीकत बता रहा हूं, आज दिन तक यूट्यूब का एड का 1 रुपया मेरे खाते में नहीं आया है। पहली बार अभी कुछ समय पहले जो यूट्यूब का मिनिमम जो वो होता है वो हमने कंप्लीट किया और अकाउंट में विड्रॉल होने के लिए गूगल एडिसेंस के अकाउंट में गए वो पैसे, पर अब तक मेरे बैंक में नहीं आए, वो प्रोसेस में ही चल रहे। तो इतनी मेहनत कर आपके लिए ये सब चीजें लाए, ना एक भी पैसा हमने गूगल एडिसेंस से कमाया, ना किसी ब्रांड का प्रमोशन करके कमाया। बस कमाई क्या है, आप सब लोगों का सपोर्ट, आप सब लोगों का प्यार, जो पिछले 120 दिनों में 25,000 लोगों तक मैं पहुंचाऊं, और पहुंचा कई लाख लोगों तक, मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें से 25,000 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में मैं सही में इंपैक्ट डालकर उनके लिए कुछ कर पाया हूं। तो ये जो सीरीज है वो अपनी यहीं खत्म होती है। मैं आपसे भी यही बोलूंगा कि अगर आपके जीवन में मैं कुछ भी कर पाया हूं तो मेरी कमाई पैसा बिल्कुल नहीं है, ना मुझे किसी गूगल एडिसेंस के यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, ना आप में से कोई ऐसी ब्रांड मेरे को पैसा दे रही है। मुझे जो कमाई मेरी है वो आप सबका ये जो प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब है वही दे रहे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इनको जरूर करके जाए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहे, मैं और आपके लिए बेहतर चीजें लाता रहूं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। जो वादा आपसे किया था वो वादा पूरा करके गए, और आगे भी आपकी 1 महीने और मदद करते रहेंगे, और उस मेडिकल कॉलेज के गेट तक आपको छोड़ के आने की जो जिम्मेदारी ली है वो लेंगे। और एक और बात सुन लेना, अगर कोई बच्चा मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू गाइड हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, पढ़ रहा है, जिसका सिलेक्शन होता है, तो उसकी पूरी काउंसलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं और मेरी टीम आपको करवा के देगी और आपको आपके मेडिकल कॉलेज तक ले जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।